इतनी सुंदर चिड़िया। अरे यह तो घायल पड़ी है। हे नेक इंसान। अरे ये तो इंसानी आवाज में बात करती है। मुखिया भागता हुआ मोहन के पास पहुंचता है। मोहन, मुझे बचा लो, मुझे ये बिच्छू काट लेंगे। यह कहानी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि इंसानियत, संघर्ष और व्यवस्था के खोखलेपन की है। कहानी उस सर्द रात की है जब प्रकृति का कहर और इंसानी अनदेखी एक साथ टकराती है। यह बात भारत के उत्तरी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर की है, जहां मोहन, जो सीधा साधा और मेहनती मजदूर था, वह अपनी पत्नी राधिका और दो छोटे बच्चे राजू और पिंकी के साथ रहता है। अरे भाग्यवान, इस साल की ठंड तो अपने चरम पर है। ये सर्द हवाओं ने तो मानो हर किसी को घरों में कैद कर दिया हो। हाँ जी, अगर ऐसा ही ठंड रहा तो हम क्या करेंगे। हमारा तो छोड़िए, इन बच्चों का क्या होगा। मुझसे मेरे बच्चों का यह हालत देखा नहीं जाएगा। हम ठहरे एक दिहाड़ी मजदूर, किसी तरह परिवार का पेट भरते थे, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण काम मिलना बंद हो गया भाग्यवान। लकड़ियाँ भी खत्म हो रही है। हमारे पास तो ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं है। एक पुरानी फटी हुई चादर थी, वो भी ठंड को रोकने में नाकाम हो गई। मैं जानता हूँ राधिका, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तुम फिक्र मत करो, मैं अगली बार जरूर चादर खरीद कर लाऊंगा। पापा, रात में बहुत ठंड लगती है। आप हमारे लिए मोटी वाली चादर ला दीजिएगा ना। उससे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और इससे हमारी सारी ठंड गायब हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, अगली बार मैं जरूर खरीद कर लाऊंगा। बच्चों के सामने तो कह दिए, लेकिन आप चादर कहाँ से लाएंगे जी? तुमने सही कहा राधिका, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं कल जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आऊंगा ताकि हम गर्म रह सके। वैसे तो शिवपुर हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का मौसम जानलेवा हो जाता है। इस साल ठंड ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सूरज कई कई दिनों तक बादलों के पीछे छिपा रहता और बर्फीली हवाएं मानो हड्डियों तक को चीर जाने का एहसास कराती है। राधिका, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता हूँ। क्या आपको बाहर की ठंड का अंदाजा नहीं है? राधिका चूल्हे के पास बैठे अपने दोनों बच्चों को आवाज लगाती है। राजू, पिंकी, दोनों मेरे पास आओ बेटा। आकर चूल्हे के पास बैठो, तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। माँ, आग के पास थोड़ी राहत है, लेकिन देखो ना, पिंकी के हाथ अभी भी ठंडे हैं। जाड़ा बहुत कड़ा है बेटा, आग भी आज कम है, थोड़ा और पास आ जाओ। माँ, आग सेकते सेकते मेरा हाथ तो नहीं जल जाएगा ना? अरे पिंकी, तू क्यों डरती है? तुम्हारा बड़ा भाई है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, तुम हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखना। अरे वाह, अभी तो मजा आ रहा है। पिंकी, देखो ना, आग से हमारा दोनों काम हो रहा है। हमारा खाना भी पक रहा है और हमें ठंड से राहत भी मिल रही है। हाँ भैया, अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस गांव में दो तरह के लोग थे। एक वे जिनके पास पक्के मकान थे, जलाने के लिए ढेर सारी लकड़ियां थी, ओढ़ने के लिए मोटे मोटे रजाई थे, और दूसरे तरफ मोहन जैसे, जिनके पास पक्के मकान तो नहीं पर दिल के साफ थे। उनके पास मिट्टी की झोपड़ी थी। झोपड़ी की हालत ऐसी थी मानो हवा भीतर तक घुसती हो, जैसे कि वह घर का नहीं बल्कि राह का हिस्सा है। राधिका सुनो, खाने में कुछ बना है या नहीं? हाँ जी, खाना बन गया है। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, मुझे भी भूख लग रही है। राधिका सबके लिए खाना लगाती है। तीनों बड़े ही चाव से खाना खाते हैं। भाग्यवान, तुम भी खाना ले आओ ना। हाँ हाँ, आप लोग खाइए ना, फिर मैं खा लूंगी। क्या हुआ भाग्यवान, खाना नहीं बचा क्या?
नहीं जी, चावल दाल सब खत्म हो गया है। पता नहीं कल बच्चों को क्या खिलाऊंगी। क्या करूं भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। कल मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। अगली शाम जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हवा की गति तेज हो जाती है। राजू और पिंकी ठंड से बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी उनके छोटे छोटे होठ नीले पड़ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। अजी आप कुछ कीजिए ना, बच्चों की हालत खराब हो रही है। अगर ये बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इन्हें ढकने के लिए ठीक से कपड़ा भी नहीं है। तुम हिम्मत रखो राधिका, मैं कुछ करता हूँ। मोहन बड़े ही उम्मीद के साथ गांव के मुखिया बलवंत सिंह के पास जाता है। बलवंत सिंह बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। कितनी हैरानी की बात है, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाया। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और जाड़े में ठंड से परेशान, और ना ही मेरे परिवार पेट भर खाना खा पा रहे हैं। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जब मैं अपने परिवार को सुखी नहीं रख पा रहा हूँ। मोहन मुखिया के घर पर दस्तक देता है। वह बहुत देर तक दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि यहाँ भी कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर बाद मुखिया का नौकर रामू दरवाजा खोलता है। वह मोहन का दयनीय हालत देखकर उसे घर के अंदर आने से मना कर देता है। तुम कौन हो भाई? तुम अंदर नहीं आ सकते। भैया भैया ऐसा मत कहो भैया, मुझे मुखिया जी से मिलना है। क्या? मुखिया जी से? तुमने अपनी हालत देखी है क्या? इतने गंदे कपड़े, पैरों में मिट्टी, छी छी छी। तुम मुखिया जी से तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। मोहन गिड़गिड़ाते हुए रामू से कहता है। भैया मेरी मजबूरी समझा करो, मुझे मुखिया जी से मिलना है। मुझे उनकी मदद की जरूरत है भैया। अरे मुखिया जी अभी व्यस्त है, तुम कल आना। अरे आप भी तो एक इंसान है भैया, ऐसा तो मत कीजिए। अंदर जाकर मुखिया जी को बताइए ना कि बाहर मोहन आया है। बहुत जरूरी काम है भैया, बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों का नाम सुनते ही रामू मोहन से कहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। मुखिया बलवंत सिंह ड्राइंग रूम में बैठे अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और जलती हुई भट्टी के सामने हाथ सेक रहा था। बाहर के ठंड का उसके लिए कोई मायने नहीं था। मैं मालिक को कैसे बताऊं कि बाहर मोहन आया है? अभी तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। अभी गया तो मालिक की वो तो मुझे डांट ही देंगे। रामू दरवाजे पर खड़ा होकर अपने मालिक की ओर देख रहा होता है। अरे रामू, तुझे क्या हुआ रे? तू दरवाजे पर खड़े होकर किससे बातें कर रहा है? मालिक, वो बाहर मोहन आया है। मुखिया बलवंत सिंह अपने आंखें लाल करते हुए रामू पर चिल्ला पड़ता है। क्या? कौन मोहन? और वो भी इस वक्त? मालिक, वो आपसे मिलने की विनती कर रहा है। अरे कहाँ ना तू जा और उससे कह देना कि उसे जो भी काम है मुझसे दिन में आकर मिले। जी 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 मालिक, हमारे देश में यही तो होता है। जब चुनाव आता है तो वोट के लिए गरीबी अमीरी नहीं देखते, और जैसे ही उन्हें पद मिल जाता है हम गरीबों को ऐसे देखते हैं मानो हम कोई इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े हो। बेचारे उन बच्चों का क्या दोष है? खैर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक नौकर हूँ। रामू बाहर आकर मुखिया के द्वारा कही गई सारी बातें मोहन से कहता है। अरे मुखिया जी अभी अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं मोहन भाई। लेकिन भैया मुझे मुखिया जी से अभी मिलना है। अरे मुखिया जी अभी अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं मोहन भाई। क्या उनके ऐशो आराम हमारी मजबूरी से ज्यादा जरूरी है क्या? अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मोहन भाई? मालिक ने जो मुझसे कहने को कहा वही मैंने तुमसे बता दिया। तुम कल आ जाना, अभी तुम अपने घर जाओ।
कल तक मेरे बच्चों का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारी दुख को समझ रहा हूँ मोहन भाई। मुखिया के मना करने पर मोहन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ तो रास्ता दिखाइए प्रभु। मोहन चलते चलते जंगल की ओर निकल जाता है। अरे, यह मैं कहाँ आ गया? मुझे तो घर जाना था। चलो, अब आ ही गया हूँ तो कुछ लकड़ियाँ भी ले जाता हूँ। मोहन सूखी लकड़ियाँ जमा करने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी ठंड में यहाँ कौन होगा? चलो देखता हूँ। क्या पता कोई मुसीबत में हो, किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। मोहन जब वहां जाकर देखा तो उसे झाड़ियों में फंसी एक सुनहरे पंखों वाली चिड़िया दिखी। वह घायल अवस्था में पड़ी दर्द से कराह रही थी। इतनी सुंदर चिड़िया! अरे, यह तो घायल पड़ी है। मुझे इसे घर ले जाना होगा। इसे देखकर मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चलो, अब मुझे इसे जल्दी से घर ले जाना होगा। घर तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों और राधिका को क्या जवाब दूंगा? मेरे बच्चे कितनी उम्मीद लगाकर मुझे एक कंबल लाने को कहा था। मैं कैसा पिता हूँ, अपने बच्चों का कोई अरमान पूरा नहीं कर पाया। मैं ना ही अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता बन पाया। मोहन पूरा रास्ता खुद को कोसता हुआ अपने घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? राजू और पिंकी कहाँ है? देखो तो, मैं जंगल से क्या लाया हूँ। पिताजी, पिताजी क्या लाए हैं आप? मुझे दिखाइए ना, मुझे देखना है। हाँ बेटा, रुको, अभी दिखाता हूँ। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो, यह जंगल में मुझे घायल अवस्था में मिली। इस चिड़िया को पता नहीं क्या हो गया है। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया। पिताजी, यह चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। पिंकी, देखो ना कितनी सुंदर चिड़िया है। हाँ भैया, बहुत सुंदर है। हम इसे अपने पास रखेंगे। अजी, यह तो बहुत बुरी अवस्था में है। यह आपको कहाँ मिली? मोहन राधिका को सारी बातें बताता है। उस चिड़िया को देखकर घर में सभी लोग ठंड का कहर भूल चुके होते हैं। राधिका, मुझे लगता है कि ठंड के कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। इसे तुम थोड़ी देर चूल्हे के पास रख दो, क्या पता यह ठीक हो जाए। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है। इस ठंड ने तो हम इंसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह तो फिर भी एक नन्ही सी जीव है। घर के सभी लोग चिड़िया की सेवा में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। वह एक दिव्य प्रकाश के साथ चमकने लगी और इंसानी आवाज में कहने लगी, हे नेक इंसान, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, ये तो इंसानी आवाज में बात करती है। हाँ, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि जंगल की रक्षक स्वर्ण चिड़ैया हूँ। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? हाँ राजू, मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। मैं तुम लोगों की ईमानदारी और दया से प्रसन्न होकर तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। अरे लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक हो गई, यही हमारे लिए खुशी की बात है। और अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहती हो तो कुछ ऐसा हमें दे दो कि मेरे बच्चे कभी भूखा ना सोए। हाँ हाँ मोहन, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। चिड़िया ने अपने सुनहरे पंखों से एक सुंदर पत्थर नीचे गिराया। वह भी उसके पंखों जितना ही सुंदर था। लो, यह सुनहरा पत्थर है। इसे तुम अपने पास रखना और इस पत्थर को अपने घर के खाली मटके में रख देना। इसे मटके में रखने से क्या होगा स्वर्ण चिड़ैया? इसे मटके में रखकर तुम जो भी खाने की इच्छा करोगे, वह मटका उस पकवान से भर जाएगा। क्या ऐसा सच में होगा क्या? हाँ राजू, सच में होगा।
तुम चाहो तो अभी इस पत्थर को मटका में रखकर कुछ मांग सकते हो, लेकिन हाँ, तुम याद रखना, इसका लालच मत करना और किसी को इसके बारे में मत बताना। राजू उस पत्थर को लेकर एक खाली मटके में रख देता है। हे सुनहरी पत्थर, मुझे खीर और पूड़ी खाने की इच्छा है। इतना कहते ही मटका लजीज खाने से भर गया। उसे देखकर राजू और पिंकी झूम उठते हैं। अब मुझे जाना होगा, तुम सब अपना ख्याल रखना। पिताजी पिताजी, सुनहरी चिड़िया को हमारे पास बुलाइए ना। वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम लोगों से वो गुस्सा हो गई है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी तो कोई परिवार होगा ना जो उसका इंतजार कर रहा होगा। वो बस अपने परिवार के पास चली गई है। दोनों को मायूस देखकर मोहन राजू को समझाते हुए कहता है, बेटा देखो, जिस तरह से मैं और तुम्हारी माँ तुम दोनों के पास है, उसी तरह से उनके बच्चे भी तो होंगे ना। क्या तुम अपनी माँ के बिना कभी रह पाओगे? नहीं पिताजी, हमें आपके साथ रहना है। अच्छा, तो क्या हम सुनहरी चिड़िया और उनके बच्चों को अपने पास घर पर नहीं रख सकते क्या? नहीं बेटा, वह जंगल में रहती है और जंगल ही उसका घर है। इसी तरह दिन बीतता गया। तभी एक दिन राधिका मोहन से कहती है, अजी जरा सुनिए तो। हाँ भाग्यवान, कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि उस स्वर्ण चिड़ैया ने तो हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन इस ठंड का हम क्या करें? इसका इंतजाम तो हमें ही करना होगा ना। तुम ठीक कह रही हो राधिका, इसका इंतजाम तो हमें ही करना पड़ेगा। आप जंगल से जो लकड़ियाँ लाते हैं वह भी मुश्किल से 2-4 दिन ही चलता है। ऐसे मौसम में तो सूखी लकड़ी भी नहीं मिलती है राधिका। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप मुखिया जी के पास जाइए। हाँ भाग्यवान, अब तो महीने की आखिरी तारीख भी आ गई है। अब तो सरकार के तरफ से गरीबों के लिए कंबल और राशन भी आ गया होगा। हाँ जी, आज जब मैं पानी लाने गई थी तो गांव की कुछ औरतें भी इस विषय में बात कर रहे थे। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं आज ही मुखिया के पास जाता हूँ। कुछ देर बाद मोहन फिर से मुखिया के पास जाता है। अरे तुम फिर आ गए। देखो, तुम्हारी वजह से मुझे उस दिन बहुत डांट पड़ी। आज तो मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। देखो, आज मुझे अंदर जाने दो। मैंने सुना है कि सरकार ने गरीबों के लिए कंबल और राशन भेजा है। शायद हमें कुछ मिल जाए। देखो, कुछ भी आया हो कुछ भी गया हो, मुझे नहीं पता। मुझे बस अपना काम करना है। जब तक मालिक नहीं कहेंगे, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। देखो भाई, हमें अपना हक के लिए आवाज उठाना ही होगा। मेरी तरह तुम्हें भी तो ठंड से बचने के लिए कंबल और गुजारे के लिए अनाज की जरूरत होगी ना। अरे मुझे जरूरत है, इसीलिए तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम कुछ भी कहो, पर आज तुम अंदर नहीं जा सकते। बस एक बार कह दिया तो कह दिया। मोहन किसी तरह लड़ झगड़कर मुखिया के बड़े हवेली के अंदर भागा। मोहन को देखकर मुखिया गुस्से से नौकर रामू पर चिल्ला पड़ता है। अरे निकम्मे, तुम्हारे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुम किसी ऐरे गहरे को ऐसे कैसे अंदर आने दे सकते हो? और तुम यहाँ भी आ गए? मालिक, मैंने इसे रोकने की तो बहुत कोशिश की। यह सही कह रहा है मुखिया जी, इसने मुझे अंदर आने से मना किया था। तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? यहाँ आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती मुखिया जी। हम गरीब हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी। मैंने सुना है कि सरकार ने हम गरीबों के लिए कंबल और राशन भेजा है। मुझे बस कंबल दे दीजिए। अरे मैंने कहा ना, अभी कुछ सामान नहीं आया है। जब आएगा तो तुम जैसे गरीबों में बांट देंगे। अब निकल जाओ यहाँ से, मेरा खून मत खौलाओ। मुखिया जी, मुझ पर नहीं तो मेरे बच्चों पे तो रहम कीजिए। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है तुम्हारी नौटंकी देखने के लिए।
मुखिया अपने नौकर रामू से कहकर मोहन को धक्के देकर बाहर निकाल देता है। मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। मुझे अब एहसास हुआ कि सरकारी मदद भी सही हाथों तक पहुंचने से पहले स्वार्थ और अनदेखी की भेंट चढ़ जाती है। मोहन ठंड से कांपते हुए किसी तरह घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप इतने मायूस क्यों हैं? क्या बताऊं राधिका, मुखिया जी ने आज फिर हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। मोहन राधिका को सारी बातें बताता ही है कि तभी राजू दोनों का बात सुन लेता है और अपने पिताजी से कहता है, माँ, पिताजी, आप लोग उदास मत होइए। मैं अभी उस सुनहरी चिड़िया को बुलाता हूँ। हे सुनहरी चिड़िया, तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बेटा, उसने पहले ही हमारी बहुत मदद की है, हम उससे और मदद नहीं ले सकते। लेकिन पिताजी, उसने कहा था कि जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी वह हमारी मदद करने जरूर आएगी। राजू के बुलाने पर स्वर्ण चिड़ैया अपने रंग बिरंगे किरणों के साथ वहां आ जाती है। उसे देखकर राजू काफी खुश हो जाता है। क्या हुआ राजू, तुमने मुझे याद किया? सुनहरी चिड़िया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ राजू, कहो तो तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं स्वर्ण चिड़ैया, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो अभी बच्चा है, नादानी में आकर कुछ भी बोल देता है। नहीं नहीं सुनहरी चिड़िया, हमें सच में तुम्हारी मदद चाहिए। पिताजी झूठ बोल रहे हैं। इतना कहते ही राजू स्वर्ण चिड़ैया से कहता है, सुनहरी चिड़िया, हमें एक मोटी कंबल दिला दो ना। हमारे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी चादर है, हमें बहुत ठंड लगती है। मैंने जो सुनहरा पत्थर दिया था, उसे तुम जो भी कहोगे वह तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। क्या सच में ऐसा होगा क्या? हाँ, सच में। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मांग कर देखो। अरे, मुझे तो लगा था कि इसमें से सिर्फ अनाज ही निकलेगा। सुनहरी चिड़िया, हमें एक छोटा सा घर और एक ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम मांग लो और मुझे जाने की आज्ञा दो। तुम मत जाओ ना सुनहरी चिड़िया, तुम हमारे साथ इस घर पर रुक जाओ ना। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। ठीक है, तुम फिर आना सुनहरी चिड़िया। इतना कहकर स्वर्ण चिड़ैया वहाँ से उड़ जाती है। मोहन और उसका पूरा परिवार सुनहरा पत्थर लेकर मटके के पास जाते हैं। पिताजी, मैं इस मटके में डालूंगा। हाँ बेटा, तुम ही मांगो। राजू सुनहरा पत्थर को मटके में डालकर कहता है, हे सुनहरा पत्थर, हमें ओढ़ने के लिए एक मोटी वाली कंबल दे दो, हमें बहुत ठंड लगती है। इतना कहते ही उनके सामने एक मोटी एवं मुलायम रजाई आ जाती है। हे सुनहरा पत्थर, हमें एक छोटा सा घर दे दो जहां हवा अंदर न आ सके और हमारे बच्चे आराम से रह सके। राधिका के इतना कहते ही पूरा घर रंग बिरंगे किरणों से जगमगा उठा और टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल गया। उस स्वर्ण चिड़ैया ने हमारी कितनी बड़ी मुसीबत को हमारे सरों से हटा दिया। माँ, ये तो राजा महाराजा के महल जितना बड़ा घर है। हाँ बेटा, यह तो उस स्वर्ण चिड़ैया की लीला है। उसने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। राजू और पिंकी, तुम दोनों इस बात को याद रखना कि उस सुनहरा पत्थर के बारे में किसी को पता ना चल सके। हाँ पिताजी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पिताजी, क्या हम इस सुनहरा पत्थर से गांव के गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं? मोहन की किस्मत बदलते देख पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी और वे लोग गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिए। अरे श्यामलाल भाई, तुमने कुछ देखा क्या? हाँ जगनलाल भाई, मोहन ने इतनी ठंड में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया कि उसकी किस्मत ही बदल गई। पता नहीं भैया, मुझे तो लगता है कि उसने कुछ डाका वाका तो नहीं डाला होगा। पता नहीं कौन सी लॉटरी लग गई है
जिसके घर में खाने को अनाज नहीं था, उसके घर से 56 भोग की खुशबू कैसे आ सकती है? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे लगता है किस्मत पलटते देर नहीं होती है। क्या पता कोई अच्छे कर्मों का फल मिला हो। पता नहीं हमें ऐसे कर्मों का फल कब मिलेगा। दोनों आपस में बात करते ही हैं कि गांव का मुखिया बलवंत सिंह यह सब सुन लेता है और वह तुरंत अपने घर की ओर भागता है। अरे रामू, कहाँ मर गया रे तू? जी 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 मालिक, मैं यही हूँ। अरे तुझे पता भी है इस गांव में क्या हो रहा है? ये मोहन इतनी जल्दी इतना बड़ा आलीशान महल कहाँ से बना लिया? इसकी दयनीय हालत कैसे बदल गई? नहीं मालिक, मैं इसके बारे में तो कुछ भी नहीं जानता। अरे अगर नहीं जानता तो जाकर पता कर, यहाँ मेरा मुंह मत देख। मालिक, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बकरी की तरह मैं मत कर। जाकर जो कहा वो कर, वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मोहन तो खुद मदद के लिए इनके पास आया था, तब तो मदद करने से इनकार कर दिया। फिर आज मोहन की बदलती किस्मत देखकर इन्हें क्यों बुरा लग रहा है? भले ही मेरी नौकरी क्यों न चली जाए, लेकिन मैं यह काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं अभी उनसे जाकर कह देता हूँ। अरे यह गरीब मोहन के हाथ ऐसा क्या लग गया जो रातों रात इतना बड़ा आदमी बन गया और मेरी बराबरी करने पहुंच गया? कोई बात नहीं, उस रामू को काम पर तो लगा दिया है। जैसे ही उसे पता चलेगा वह मुझे आकर बताएगा और मैं वो चीज हड़प लूंगा। रामू बहुत हिम्मत जुटाकर अपने मालिक बलवंत सिंह के पास जाता है। मालिक, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अरे निकम्मे, तेरी इतनी जुर्रत, तू मुझे इनकार करने आया है, वो भी इस गांव के मुखिया को? मैं अभी तुझे नौकरी से निकालता हूँ। रामू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मेरी क्या गलती थी जो मालिक ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मुझे लगता है कि मैंने इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँगा? किससे मदद मांगू? तभी रास्ते पर मोहन मिलता है। अरे रामू भाई, आप इतने मायूस होकर कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक रहेगा मोहन भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे अरे अरे, तुम शांत हो जाओ पहले और मुझे बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। रामू उदास होकर मोहन को सारी बातें बताता है। क्या मुखिया जी ने ऐसा किया? वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ मोहन भाई, मैंने उनको उनका काम करने से मना कर दिया, इसीलिए मुझे वो काम से ही निकाल दिए। चलो ठीक है, तुम अब परेशान मत हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तुम मुझे बेझिझक होकर याद करना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरी तरह इस गांव में कितने गरीब होंगे जिसका हक मुखिया जैसे लालची आदमी ने छीन लिया है। अरे तुम फिक्र मत करो रामू भाई, एक ना एक दिन इसके पाप का घड़ा जरूर भरेगा। दोनों आपस में बात करते ही हैं कि तभी राजू वहाँ आता है। पिताजी पिताजी, माँ आपको बुला रही है। मोहन राजू के साथ अपने घर जाता है और राधिका को मुखिया के साजिश के बारे में बताता है। अरे भाग्यवान, तुम जानती हो आज मुझे रामू मिला था। अच्छा, वो रामू भैया, उन्हें क्या हुआ जी? क्या उन्होंने ऐसा कहा? तभी अगले दिन गांव का मुखिया बलवंत सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के घर आता है। अरे मोहन, जरा बाहर तो आना। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? हम गरीबों के घर? आज हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ मुखिया जी? अरे नहीं मोहन, मेरे लिए कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है। मेरे लिए तो सारे गांव वाले एक समान हैं। जी मुखिया जी, मैं समझता हूँ। वो मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास जो खजाना है तुम उसे मुझे दे दो। क्या खजाना? वो भी मेरे पास? हाँ मोहन, खजाना। उस खजाने से हम अपने गांव की स्थिति सुधार सकते हैं। पर मुखिया जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है।
तभी राजू गुस्से से मुखिया को बोलता है और वह उसे सच बता देता है। तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पास कोई खजाना नहीं है, हमारे पास तो बस एक सुनहरा पत्थर है। नहीं नहीं मुखिया जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यह तो बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। पिताजी, मुझसे गलती हो गई, उस सुनहरी चिड़िया ने हमें मना किया था। इतना सुनते ही मुखिया को यकीन हो जाता है कि मोहन के पास कुछ जादुई पत्थर है। तभी वह मोहन से कहता है, देखो मोहन, तुम्हारे पास जो सुनहरा पत्थर है उसे मुझे दे दो, मैं उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुनिए मुखिया जी, आप यहाँ से चले जाइए वरना हमें पुलिस बुलाना होगा। अरे नहीं नहीं राधिका बहन, तुम गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही बलवंत सिंह और उसके दोस्त वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही किया राधिका, वरना ये लोग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुनिए जी, हमें अब चौकन्ना से रहना होगा, ये लालची मुखिया कुछ भी कर सकता है। हाँ राधिका, ये मुखिया अब चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर यह सुनहरा पत्थर उसके हाथ लग गया तो हम गरीबों की मदद कैसे करेंगे। बड़ा आया था गांव की स्थिति सुधारने। बताइए, सरकार की तरफ से जो राशन गरीबों के लिए आता है वह तो किसी को देता नहीं है। इस सुनहरा पत्थर लेकर गरीबों की मदद करेगा। वाह! उसकी बुरी नीयत के बारे में पूरे गांव को पता है। उसे लगा कि हमें उसकी नीयत का पता नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ आया था। उधर मुखिया उस सुनहरा पत्थर को पाने के नए नए तरकीबें लगाता है, पर वह नाकाम हो जाता है। तभी वह अपने दोस्तों से सलाह लेता है और कुछ दिनों के बाद मुखिया अकेले मोहन के पास जाता है। अरे मोहन, क्या मैंने सही सुना है? तुम इस गांव के गरीब लोगों की मदद करते हो? हाँ, हम हर जरूरतमंद लोगों को उसके जरूरत की चीज देते हैं। मुखिया मोहन को अपनी फिजूल की बातों में उलझाए रखता है और अपने दोस्तों को इशारा करता है। मुखिया के कुछ दोस्त मोहन के घर में चुपके से घुस जाते हैं और वह सुनहरा पत्थर चुरा लेते हैं। अपने दोस्तों को बाहर निकलते देख मुखिया मोहन से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देना तो मत दो, मैं तो इस गांव की भलाई के लिए ही बोल रहा था। मुखिया अपने चेहरे पर खुशी छिपाकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, मेरी तरकीब तो काम कर गई। हे सुनहरा पत्थर, मुझे इस दुनिया का सारा सोना ला कर दो। इतना कहते ही वह देखता है कि उस मटके से ढेर सारे कीड़े और बिच्छू निकलते हैं। उसे देखकर मुखिया की पतलून गीली हो जाती है। मुखिया भागता हुआ मोहन के पास पहुंचता है। मोहन, मुझे बचा लो, मुझे ये बिच्छू काट लेंगे। हे स्वर्ण चिरैया, अब तुम ही हमारी कुछ मदद कर सकती हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम इस मटके को शांत करो और उस पत्थर को अपने साथ ले जाओ। स्वर्ण चिरैया ने मटके को शांत किया और उस सुनहरा पत्थर को अपने साथ ले गई। मुखिया को अपने गलतियों का एहसास हुआ